हेलो स्टूडेंट। आज अपन भारतीय संसद के अंग जो है लोकसभा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली। और केंद्र सरकार का जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। और भारतीय संसद में 2 सदन है, द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर संसद का गठन किया गया है। यदि अपन संवैधानिक प्रावधान देखें तो संविधान का जो अनुच्छेद 79 है उसमें संसद के गठन की प्रक्रिया दी गई है कि संसद किन सदनों से या किन अंगों से मिलकर बनेगी। तो 79 अनुच्छेद के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जो उसमें लिखा हुआ है इस तरीके से। और 2 सदन जो होंगे उनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो 79 के अनुसार संसद के जो है वो 3 अंग हो गए, एक है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि देखिए, राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, नहीं तो वो लोकसभा का सदस्य होता है और नहीं वह राज्यसभा का सदस्य होता है, और वह संसद की बैठकों में भी भाग नहीं लेता। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। वो इसलिए क्योंकि संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके द्वारा कोई भी कानून बनाने के लिए यदि विधेयक पारित होता है तो वो जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेगा, अपनी स्वीकृति नहीं देगा, अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक वह विधेयक विधि नहीं बन सकता। इसके अलावा भी राष्ट्रपति द्वारा संसद के और भी कई कार्य किए जाते हैं। अब भारत में क्या संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और इसका कारण यही है कि जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है उसमें समन्वय स्थापित किया गया है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में यदि अपन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, जहाँ कार्यपालिका का गठन है या कार्यपालिका का निर्माण जो है वो व्यवस्थापिका में से नहीं होता, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में ब्रिटेन की तरह भारत में भी कार्यपालिका का निर्माण जो है वो व्यवस्थापिका में से होता है, और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय जो है वो बना रहता है। तो आज अपन सबसे पहले जो उसका लोकसभा, जिसको निम्न सदन या प्रतिनिधि सदन, क्योंकि लोकसभा जो है वो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए उसको प्रतिनिधि सदन भी बोला जाता है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य है वो 552 हो सकते हैं। ऐसी परिकल्पना संविधान में की गई है कि 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 530 सदस्य जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, यानी राज्यों से चुने जाएंगे, और 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जो केंद्र शासित क्षेत्र है, जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे चुने जाएंगे। इसके अलावा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं उनमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित या मनोनीत किया जाएगा। यदि अपन वर्तमान में बात करें तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्य वो राज्यों से चुने गए हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या निर्देशित या मनोनीत जो है आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय से है। राज्यों का प्रतिनिधित्व यदि अपन देखें तो राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के जो निर्वाचन क्षेत्रों में भारत को बांट दिया जाता है, और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद जो 82 है उसमें एक परिसीमन आयोग की व्यवस्था की गई है कि संसद जब भी परिसीमन आयोग का गठन करेगा तो वही आयोग विभिन्न जो निर्वाचन क्षेत्र है उनसे किस प्रकार प्रतिनिधित्व होगा, उसमें आवश्यक परिवर्तन जो है वो परिसीमन आयोग करेगा, वो निर्वाचन आयोग की देखरेख में करेगा। 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर लोकसभा में सदस्य संख्या जो थी लोकसभा की वो निर्धारित की गई थी। हालांकि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको बढ़ाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो सदस्यों की संख्या थी उसको 2001 तक कर दिया गया था, और ये व्यवस्था की गई थी कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्र जो है वो उनका विभाजन किया जाएगा। उसके बाद में 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके तहत 2026 तक यानी अगले 25 वर्षों के लिए इसको, जो 2001 में जब ये किया गया तो 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। 1971 की जो जनगणना थी उसके स्थान पर 2001 की जो जनगणना थी उसके आधार पर
ये प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनका पुनः समायोजन या संयुक्तिकरण जो है वो करने का अधिकार संसद को 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा दिया गया। अभी यदि अपन बात करें तो कब कब परिसीमन लोकसभा की जो सीटें हैं या निर्वाचन क्षेत्रों का जो पुनर्निर्धारण है वो हुआ है, तो अब तक 4 बार 1952 में, 62, 72 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए गए और उनके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया। हालांकि संविधान में ये था कि प्रत्येक जनगणना के बाद में जो निर्वाचन क्षेत्रों का है वो पुनर्निर्माण किया जाएगा, परिसीमन उनका किया जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 2026 तक ये जो सीटें हैं या निर्वाचन क्षेत्रों की निर्धारित किया गया जो प्रतिनिधित्व है वो अभी निर्धारित है, उसके बाद में इनमें परिवर्तन किया जाएगा। इसके अलावा भारत के हर नागरिक को जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो वह लोकसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसके निर्वाचन में वह भाग लेगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। हालांकि ये जो मताधिकार की आयु थी वो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। अब अपन देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। सामान्य तौर पर इसकी अवधि यदि अपन बात करें तो ये 5 वर्ष होती है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद ये 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति इसको विघटित कर सकता है या फिर लोकसभा प्रधानमंत्री यदि सलाह दे तो राष्ट्रपति द्वारा उसको भंग भी किया जा सकता है। और यदि आपात की स्थिति है या ऐसा कोई कारण है चुनाव नहीं करवाए जा सकते तो इसकी अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा कि 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक विद्रोह के आधार पर लागू किया गया था तो उस समय इसकी अवधि को बढ़ाया गया था और कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। हालांकि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और कई बार इसको किया गया, जैसे 1970 में किया गया था, 77 में, 1979, 90 में, 97, 99 और 2004 में इसको समय से पूर्व विघटित या भंग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से कर दिया गया था। अब अपन देखते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए। योग्यताओं में सबसे पहले जो है वो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अपन राज्यसभा का अध्ययन करेंगे तब उस राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा के लिए क्या की गई है, 25 वर्ष। इसके अलावा वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई लाभ का पद उसने धारण नहीं कर रखा हो और वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या फिर नहीं ठहराया गया हो। इन योग्यताओं के अलावा अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का जो अधिकार है वो संविधान के द्वारा संसद को दिया गया था और संसद ने इसी अधिकार के अंतर्गत 1951 में एक अधिनियम पारित किया गया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, और उसके तहत संसद के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की थी। जैसे यदि अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थानों के लिए यदि कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह अनुसूचित जाति का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए आवश्यक है कि वह जनजाति का सदस्य हो। इसके अलावा देखिए, जो भी व्यक्ति उम्मीदवार खड़ा हो रहा है किसी भी स्थान से तो उसको भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना, यानी निर्वाचन क्षेत्र से उसका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। उस निर्वाचन क्षेत्र का वह पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए यदि दोषी पाया गया कोई व्यक्ति है तो निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय के लिए या फिर जीवन भर उसको संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। यदि उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा नहीं पाई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसे जेल से छूटे हुए कम से कम कितने वर्ष हो जाने चाहिए, 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष से कम हुए तो वह उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता या अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी नहीं कर सकता। अब अपन देखते हैं लोकसभा के अधिवेशन या लोकसभा की बैठकें तो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई जाती है और स्थगित की जाती है। और इस संबंध में जो प्रमुख नियम यही है कि लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और जो दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।
लोकसभा की बैठक के लिए जो गणपूर्ति रखी गई है वो उसका 10वां कुल संख्या का यानी 1/10 कुल संख्या का जो 10वां भाग है वो निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर ये बताना होगा कि वह कौन से सदन का रहना चाहता है। यदि वो ऐसी सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा से उसकी जो सीट है वो खाली रह जाएगी। यानी उसको स्वेच्छा से दोनों एक सीट है वो उसको खाली करनी ही होगी। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो भी उसे एक सीट जो है वो खाली करनी होगी, वह एक ही सीट पर रह सकता है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो कोई व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल और संसद यानी वह विधानसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है और संसद के किसी सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे भी 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है। अन्यथा जो संसद के सदन की जो चाहे वो लोकसभा का है या राज्यसभा का है उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक लगातार वो सदन की सभी जो भी बैठकें हुई है उन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसका जो पद है वो क्या घोषित कर दिया जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सदस्य को सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है या उसे फिर किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को क्या कर दे, अमान्य या शून्य घोषित कर दे तो इन आधारों पर भी उसकी जो सदस्यता है वो वहां से पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान ली जाती है वो लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किया जाता है उनके द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है जिसमें वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, भारत की प्रभुता और एकता अखंडता की सुरक्षा करेंगे और जो भी उनको कर्तव्य दिए जाएंगे कि मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, इस प्रकार उनके द्वारा शपथ ली जाती है। इसके अगले वीडियो में अपन लोकसभा की शक्तियां और कार्य देखेंगे। धन्यवाद।